हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि हम अपने इस चैनल से एमपीपीएससी मेंस के लिए इकोनॉमिक्स की क्लास चला रहे हैं और इकोनॉमिक्स की इस क्लास में यूनिट नंबर 5 हमने प्रारंभ कर दिया था। तो जो ये यूनिट नंबर 5 है, इस यूनिट नंबर 5 में आज ये 5वां लेक्चर है। यूनिट नंबर 5 में हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर ये जो टॉपिक है समंक संकलन की विधियाँ, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा लास्ट जो लेक्चर था उसमें डेटा विश्लेषण क्या होता है, डेटा विश्लेषण का जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमने पढ़ लिया था। अब डेटा विश्लेषण के प्रकार हम प्रारंभ करेंगे। डेटा विश्लेषण के प्रकार में वर्णनात्मक और अनुमानात्मक, ये दोनों प्रकार पढ़ना है हमको। आज का ये जो लेक्चर है ये वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण, ये इस टॉपिक पर रहेगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण। सबसे पहले तो आप समझ जाइए बेसिक कंसेप्ट कि आखिर वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण क्या है। डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस, तो देखिए कोई भी डेटा एनालिसिस जिसमें केवल और केवल डिस्क्रिप्शन होता है डेटा का, यानी केवल और केवल डेटा का वर्णन होता है, इसके अलावा कुछ और नहीं होता, वो डेटा एनालिसिस का जो टाइप है वो डिस्क्रिप्टिव कहलाता है। जैसे आपने जनगणना, अपना एमपीपीएससी प्री मेंस की तैयारी करते समय जनगणना के बारे में आपने पढ़ा होगा या बजट के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो बजट और जनगणना, इनमें जो डेटा जो आप पढ़ते हैं वो केवल और केवल क्या होता है, वो होता है डेटा का डिस्क्रिप्शन। जैसे आप लिंगानुपात के बारे में पढ़ लेते हैं, औसत आयु के बारे में पढ़ लेते हैं, औसत जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में पढ़ लेते हैं। आप देखते हैं उसमें बहुत सारी टेबल बनी हुई रहती हैं, ठीक है ना, अलग अलग कॉलम बने रहते हैं। कई बार डेटा का जो एनालिसिस होता है उसमें आप पाई चार्ट के रूप में देखते हैं कि पाई चार्ट के रूप में अलग अलग डेटा दिया हुआ है। कई बार जो डेटा दिया जाता है, डेटा का प्रेजेंटेशन कैसा होता है, डेटा का प्रेजेंटेशन ग्राफिकल कैटेगरी में होता है। इस तरीके से ये वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण ही है। और ये सब वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई बार उसे हम टेबल में पाई चार्ट, ग्राफ अलग अलग तरीके से निकाल देते हैं। तो वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण क्या है? जब डेटा एनालिसिस में केवल और केवल हम डेटा का वर्णन देखते हैं, यानी हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर पिछले 10 साल में इतनी रही है, यह डेटा का वर्णन है, हमने पढ़ लिया। या लिंगानुपात इतना है, वो भी हमने पढ़ लिया। तो डेटा का केवल डेटा एनालिसिस का केवल और केवल क्या किया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है। अब बात करें किसकी, कि यदि आपको 2 मार्कर में डेटा एनालिसिस की डेफिनेशन लिखने को आ जाती है तो आप डेटा एनालिसिस की डेफिनेशन आखिर क्या लिखेंगे? वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण की क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी एकत्रित आंकड़े, यानी आंकड़ों का एकत्रीकरण, ठीक है, तो वो जो आंकड़े हैं, वो जो डेटा है जो कलेक्ट कर रखा है, कोई भी डेटा हो सकता है, जैसे जनसंख्या का डेटा है, किसी भी एकत्रित आंकड़े का सरल, स्पष्ट और व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करके उन्हें इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि आंकड़ों की मुख्य विशेषताएं आसानी से समझी जा सके। यानी जनगणना में क्या होता है, डेटा का कलेक्शन होता है, एकत्रित आंकड़े को कैसे प्रस्तुत करते हैं, सरल, स्पष्ट और व्यवस्थित ढंग से उसका अध्ययन कर लेते हैं। यानी शिक्षा के आंकड़े अलग कर लिए आपने, स्वास्थ्य के आंकड़े अलग कर लिए, जनसंख्या वृद्धि दर के आंकड़े अलग कर लिए, लिंगानुपात के आंकड़े अलग कर लिए, रोजगार वृद्धि दर के आंकड़े अलग कर लिए, सब कुछ अलग अलग कर दिया और उनको प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, प्रस्तुत करने का तरीका जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, आपने इस तरीके से प्रस्तुत कर दिया। और जब आप ऐसे प्रस्तुत कर देंगे
तो आंकड़ों की मुख्य विशेषताएं क्या है, आसानी से समझी जा सकती हैं। कैसे आसानी से समझी जा सकती है? जैसे यदि ये ग्राफ यदि बढ़ रहा है, यदि ये जनसंख्या वृद्धि दर का ग्राफ है, तो इसका ढाल जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतनी वृद्धि दर को दिखा रहा है। या ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार का डेटा है, ठीक है ना, ग्राफ है, तो ग्राफ का ढाल जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या आएगा, वृद्धि दर रहेगी। यदि ये ढाल कम है तो वृद्धि दर उसकी कम है। तो कुल मिलाकर के क्या है, हम आसानी से उसे समझ सकते हैं डेटा को, यानी डेटा की मुख्य विशेषताएं आसानी से समझ सकते हैं। दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि डेटा का क्या है, ये सारांश तैयार करने की प्रक्रिया है। क्या कहलाती है? वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण। इसमें आंकड़ों को तालिका मतलब वो जो टेबल आपको बताई थी अभी, या ग्राफ या फिर चार्ट है, औसत, माध्यिका यानी मीडियन, मोड यानी बहुलक, ये सब आगे पढ़ने में आएगा। प्रतिशत, जैसे महिलाओं का प्रतिशत या साक्षरता दर का प्रतिशत, मानक विचलन आदि सांख्यिकी तरीकों की मदद से प्रस्तुत किया जाता है। यानी वर्णनात्मक डेटा जब प्रेजेंट किया जाता है तो उसे प्रेजेंट करने के अलग अलग टूल्स होते हैं। और वो टूल्स क्या है, जो आपको बताया कि टेबल है उसका टूल, ग्राफ भी है, चार्ट भी है, मीन मीडियन मोड भी है उसका, परसेंटेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब क्या है, ये सब वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। तो ये डेफिनेशन आपको लिख देना है। डेफिनेशन आप तभी लिख पाएंगे जबकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण क्या है, तो आप उसे समझने का प्रयास करिए। चलिए, उदाहरण क्या है, किसी कक्षा के 50 छात्रों के अंक एकत्रित किए जाएं तो उनका औसत निकालना, यानी ठीक है, सपोज के 100 में से नंबर है, 100 में से किसी के 80 आ रहे हैं, किसी के 90, किसी के 99, किसी के 40, तो 50 छात्रों का आपने औसत निकाल दिया और आपने बोला कि 50 छात्रों का जो औसत रहा है वो रहा है 62 मार्क्स, ठीक है। या आपने बोला 50 छात्रों का जो औसत रहा है वो 85 मार्क्स रहा है। तो जब 85 मार्क्स यदि बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि सभी बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है, अच्छा है। तो उनका औसत या उच्चतम नंबर निकालना, न्यूनतम अंक बताना, अंकों का प्रतिशत वितरण तैयार करना, ग्राफ बनाना, सब क्या कहलाएगा, वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण कहलाएगा। यानी वो जो डेटा कलेक्ट किया है उस डेटा जो हमने कलेक्ट किया है उसको अलग अलग तरीके से प्रस्तुत कर देना ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ सके। वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण केवल आंकड़ों का वर्णन और प्रस्तुतिकरण करता है, ना कि उनके आधार पर भविष्यवाणी या कारण परिणाम का निष्कर्ष निकालता है। यानी ये जो वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण है ये केवल और केवल क्या कर रहा है, आंकड़ों का वर्णन कर रहा है और प्रस्तुतिकरण कर रहा है। 50 छात्रों का औसत एक जगह आया 85, एक जगह आया 62, बस आप इतना पढ़ लेंगे। लेकिन 85 क्यों आया यहाँ पर और यहाँ 62 क्यों आया, ये वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण नहीं बताएगा। या इस आधार पर यह भी नहीं बताएगा कि यहाँ क्या करना चाहिए और यहाँ पर उसको बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, कोई भविष्यवाणी भी नहीं करेगा। केवल और केवल क्या करेगा, आंकड़ों का वर्णन विश्लेषण, इसके अलावा ना तो क्यों क्या कारण कुछ नहीं बताएगा और ना ही किसी प्रकार की भविष्यवाणी। उद्देश्य, अब बात यह आती है कि जो वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण है उसके आखिर उद्देश्य क्या है, क्यों हम निकाल रहे हैं उसे, ठीक है। ये सब प्रश्न अब शॉर्ट नोट के पैटर्न पर हैं। यानी यदि शॉर्ट नोट में पूछने में आता है तो क्या लिखना है आपको, क्या है उद्देश्य, डेटा को सरल बनाना, ठीक है। अभी आपको बताया कि आपने मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं उन जिलों की एक टेबल बना करके आपने लिख दिया जनसंख्या वृद्धि दर, दूसरे टेबल में क्या लिख दिया, दूसरे कॉलम में क्या लिख दिया कि रोजगार वृद्धि दर, तीसरे में मृत्यु दर, चौथे में जन्म दर,
5वें में लिंगानुपात, पूरी एक टेबल बना दी और पूरी एक टेबल बना करके आपने प्रेजेंट कर दी। तो उससे क्या हो जाएगा, वो सरल तरीके से डेटा को आपने क्या कर दिया, सरल तरीके का बना दिया। सारांश प्रस्तुत करना, यह भी परिभाषा में बताया था कि आप पढ़ करके डेटा का सारांश निकाल सकते हैं। यदि सेंसेक्स का ग्राफ ऊपर जा रहा है, यह भी वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण है। आप सेंसेक्स देख रहे हैं कि ऊपर जा रहा है, तो आप क्या बोल देंगे कि शेयर मार्केट हाई है। क्यों हाई है ये नहीं मालूम। तीसरा, पैटर्न और प्रवृत्तियां पहचानना, यानी आंकड़ों से यह समझना कि कौन कौन सी प्रवृत्ति या वितरण मौजूद है। ठीक है, यानी यदि हम जनगणना की आंकड़े पढ़ रहे हैं तो साक्षरता दर में किसी स्थान पर महिलाओं की साक्षरता लगातार बढ़ती जा रही है, तो वो पैटर्न भी बता दिया जाता है। किसी स्थान पर लगातार साक्षरता घटती जा रही है, तो वो पैटर्न, तो वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण से सारे पैटर्न समझ में आ जाते हैं। तुलना करना, ठीक है, तुलना कैसी भी हो सकती है, विभिन्न समूहों, समयावधियों और क्षेत्रों के आंकड़ों की आपस में तुलना करना। ठीक है, तो तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। तुलनात्मक अध्ययन सपोज 2 अलग अलग वर्षों का हो सकता है कि हमने ग्राफ में बता दिया कि 2024-25 में भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का खाता व वृद्धि दर अप्रैल से लेकर के मार्च तक वो इस तरीके से चली, और वहीं आपने 25-26 में बता दिया कि ये वृद्धि दर अभी इस तरीके से है। ठीक है, तो दोनों के बीच में आप तुलना कर रहे हैं। तुलना कुछ भी हो सकती है, भारत और अमेरिका के बीच में तुलना हो सकती है, ठीक है ना, अलग अलग समय की तुलना हो सकती है, क्षेत्र की तुलना, मध्य प्रदेश की तुलना आपने किससे कर दी, आपने मध्य प्रदेश की तुलना कर दी महाराष्ट्र से या यूपी से, कुछ भी हो सकता है। निर्णय निर्माण में मदद, यानी इसके आधार पर क्या किया जाता है, निर्णय लिया जाता है। जैसे ये है कि पहले तो ज्यादा थी, अब कम है, ये पता चल गया है, ये वर्णन में पता चल गया है, तो अब इसके आधार पर भारत सरकार या राज्य सरकार या कोई भी कंपनी हो सकती है, सपोज हो सकता है कि ये किसी कंपनी का प्रोडक्शन है, पिछले साल इतना था, इस साल इतना है, तो क्या हो जाएगा, वो कंपनी अपने प्रोडक्शन को लेकर के क्या करेगी, कुछ ना कुछ निर्णय लेगी। तो ये सब क्या थी, ये सब उसके उद्देश्य थे, यानी डेटा वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण आखिर क्यों किया जाता है, ये था इसमें। आप विशेषताएं बताएं, वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण की आखिर क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण में हमें क्या क्या मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं विशेषताएं। यह भी आपके लिए शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें कुछ चीजें उसके उद्देश्य की मिल जाएंगी। जैसे एक विशेषता क्या है कि इसकी प्रकृति कैसे होती है, सारांशात्मक। अभी आपको बताया कि आप एक अकेला पाई चार्ट देख करके या एक अकेला ग्राफ देख करके पूरे साल भर का सारांश निकाल सकते हैं कि हाँ भाई, पहले तो ये अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा और दिसंबर के बाद से डाउन हो गया। वर्तमान पर केंद्रित, यानी जो डेटा है, आज की उपलब्धता में जो डेटा है वो केवल और केवल उस वर्तमान डेटा का वर्णन करेगा और डेटा का वर्णन करता है, यानी भविष्यवाणी नहीं करेगा। दृश्यात्मक प्रस्तुति, दृश्यात्मक प्रस्तुति अभी जो मैंने आपको बताई थी कि ग्राफ हो गया, ठीक है, ये पाई चार्ट हो गया, या फिर ये टेबल हो जाती है, तो केवल और केवल क्या है, दृश्यात्मक प्रस्तुति रहती है, इसमें विजिबल प्रेजेंटेशन रहता है, जिसकी आसान हम जिसको देख करके क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से डेटा को समझ सकते हैं। यानी टेबल है, ग्राफ है, चार्ट है, इसके द्वारा क्या मिल जाता है, वो एक दृश्यात्मक, यानी आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ने की अपेक्षा क्या है, इसी में आपने सब सारी चीजें देख ली, देख करके याद कर ली। सांख्यिकी उपकरणों का उपयोग करते हैं। कौन कौन से सांख्यिकी उपकरण है, जैसे मीन निकाल लेना, मीडियन निकाल लेना, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना, परसेंटेज, ये आपके सिलेबस में है, भी आप इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब सांख्यिकी उपकरण है
इनका यूज किसमें करते हैं? वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण में इनका यूज किया जाता है। तटस्थ और वस्तुनिष्ठ, यानी ये जो वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण है जिसमें केवल और केवल डेटा है, क्या है? केवल तथ्य और आंकड़े दिखाता है, वो व्याख्या नहीं करेगा और ना ही कोई अनुमान उसके आधार पर लगाएगा। तो वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण में डेटा कलेक्ट करके केवल उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, अब उसमें व्याख्या कुछ भी नहीं रहती है, उसमें केवल इतना लिखा रहता है कि मध्य प्रदेश की मृत्यु दर इतनी है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर इतनी है, मध्य प्रदेश में लिंगानुपात इतना है। ये केवल वर्णनात्मक डेटा है, इससे कोई अनुमान नहीं लगता, यानी तटस्थ है, वस्तुनिष्ठ है, आसान समझ है, यानी डेटा को देख करके हम तुरंत समझ जाते हैं कि आखिर डेटा में क्या बताया जा रहा है। ये क्या हो गया? ये था आपका कि जो वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण है, वो वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण की आखिर विशेषताएं क्या क्या हैं। अब हम बात करें इसका इंपॉर्टेंस, महत्व। देखिए, जो उसकी विशेषताएं हैं, कहीं ना कहीं वो विशेषताएं जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तो वही उसका इंपॉर्टेंस भी आखिर बन जाता है, यानी इसकी विशेषताएं और इसका महत्व ये आपस में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मिले जुले हैं। जैसे जो बड़े बड़े आंकड़े हैं, आपने जनगणना के बहुत सारे बड़े बड़े आंकड़े, बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया था, उसको सरल और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत कर दिया, यानी मध्य प्रदेश के जितने जिले हैं उन सभी की लिंगानुपात, शिक्षा, साक्षरता, जन्म दर, मृत्यु दर सब एक टेबल में आपने बता दिया। आंकड़ों की मुख्य प्रवृत्ति को समझने में मदद करता है, यानी ट्रेंड को समझने में मदद करता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, सेंसेक्स का जो ग्राफ होता है वो ट्रेंड दिखाता है, या किसी कंपनी का आपको शेयर खरीदना है तो आपने क्या किया, आप शेयर खरीदने के पहले आप उसका ट्रेंड देखेंगे कि पिछले 6 महीने में इसका क्या ट्रेंड रहा है, कितना हाई गया, कितना लो गया, ये सब देखेंगे। तो ये वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण ही होता है। विभिन्न समूहों या अवधियों की तुलना करना आसान बनाता है, अभी आपको बताया था तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, इससे भारत और अमेरिका का तुलना किया जा सकता है, 2 वित्तीय वर्षों की तुलना की जा सकती है। नीति, योजना और प्रबंधन में निर्णय निर्माण के लिए आधार प्रदान करता है, यानी ये जो डेटा है इस आधार पर क्या होता है कि कोई सरकार हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई राज्य हो सकता है, वो इसी आधार पर क्या करता है, नीति बनाता है, योजना बनाता है, या मैनेजमेंट को लेकर के कोई भी चीजें, कुछ भी प्लानिंग जो है, प्लानिंग इसके आधार पर बनेगी। जैसे पिछले साल की तुलना में यदि एक्सपोर्ट का ग्राफ, सपोज कपड़ों के एक्सपोर्ट का ग्राफ गिर रहा है यदि, तो उसको लेकर के नीति बनाई जा सकती है। डेटा में छिपे पैटर्न और समस्याओं की पहचान कराता है। ठीक है, यानी ग्राफ बढ़ना या ग्राफ का कम होना या किसी भी प्रकार का जो डेटा है जो पहले से अलग है, तो वो किस प्रकार का पैटर्न है, क्या नहीं है, ये सब सारी चीजें वो बता देता है। तालिकाओं, ग्राफ और चार्ट से आंकड़ों को दृश्यात्मक और आकर्षक बनाता है, यानी पढ़ने की अपेक्षा देख लिया, हम देख करके समझ जाते हैं, और वो कैसा रहता है, आकर्षक भी रहता है, यानी आपको पढ़ने की अपेक्षा हम जब डेटा देख लेते हैं, उसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, कोई पाई चार्ट देख लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं, तो पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है। आगे के गहन विश्लेषण और अनुसंधान के लिए नींव तैयार करता है, यानी इसी डेटा के आधार पर क्या किया जाता है, आगे और एनालिसिस किया जाता है भविष्य के लिए, या जो रिसर्च है उस रिसर्च की भी जो कहना चाहिए उसका जो बैकग्राउंड रहता है वो यही डेटा रहेगा, उसके आधार पर रिसर्च की जाएगी। यदि व्यापार एकदम से बढ़ गया तो भी रिसर्च होती है कि आखिर एकदम बढ़ गया तो क्यों बढ़ गया, ताकि इसको और आगे बढ़ा सकें, कम हो गया तब भी रिसर्च होती है। डेटा को समझने में समय और श्रम की बचत करता है। ठीक है, यानी आप पूरे मध्य प्रदेश के आंकड़े पढ़ेंगे, पूरे अलग अलग जिलों के, उससे अच्छा क्या होगा, आप एक टेबल पढ़ लेंगे तो आपका श्रम भी कम लग रहा है और समय भी बच रहा है। विश्लेषण को तटस्थ और वस्तुनिष्ठ बनाता है, यानी केवल और केवल क्या दिखाता है, तथ्य,
जनसंख्या वृद्धि दर कम हो गई या साक्षरता दर कम हो गई, केवल ये दिखाएगा, कारण नहीं बताएगा। जटिल आंकड़ों को आम व्यक्ति के लिए आसानी से समझने योग्य बनाता है, क्योंकि जो लोग ज्यादा शेयर मार्केट को नहीं समझते हैं वो भी ग्राफ बढ़ता हुआ देख करके समझ जाते हैं कि मार्केट बढ़ रहा है, और नीचे देख करके क्या समझ जाते हैं कि मार्केट कम हो रहा है। तो ये कोई भी व्यक्ति इन चित्रों को देख करके डेटा को समझ सकता है। अब डेटा विश्लेषण की सीमा या कमियां, जो वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण है, हमने उसका महत्व देख लिया, विशेषताएं देख ली। अब चर्चा करते हैं कि आखिर इसकी कमियां क्या है, यानी कहाँ तक ये उपयोगी है, उसके बाद फिर ये उपयोगी नहीं है। आप सीमाएं, आपसे प्रश्न पूछने में क्या आ सकता है, लिमिटेशन, कमियां या सीमाएं, ठीक है, दोनों में से कुछ भी पूछने में आ सकता है। यदि ये पूछने में आ रहा है वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण का आलोचनात्मक वर्णन करें, तो अभी आपको उसमें उसकी कमियां लिखनी पड़ेंगी। क्या है, केवल सारांश तक सीमित है, यानी केवल और केवल वर्णन करता है, गहराई में जाकर कारण परिणाम नहीं बताता। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि तथ्य दिखा देगा, वर्णन बता देगा, सारांश बता देगा, कारण और परिणाम नहीं बताएगा। दूसरा, भविष्यवाणी नहीं कर सकता, यानी शेयर मार्केट अभी डाउन हो रहा है तो इस आधार पर वो डाउन रहेगा ही सही, तो आप केवल और केवल उस डेटा को देख करके, वर्णनात्मक डेटा को देख करके भविष्यवाणी नहीं होती है। सामान्यीकरण की कमी, यानी एकत्रित आंकड़े केवल उसी समूह तक सीमित रहते हैं, पूरी जनसंख्या पर लागू नहीं किए जा सकते। यानी कोई एक योजना है, उस योजना को सपोज उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था, तो वो सफल रही, उसका डेटा उठा करके हमने मध्य प्रदेश में भी लागू कर दिया, तो ये जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से वहां पर किया गया उस तरीके से यहाँ पर भी हो जाए। तो डेटा सामान्यीकरण, सामान्यीकरण से मतलब सभी लोगों के लिए वो एक्सप्लेन नहीं करता है, जिसके लिए वो कलेक्ट किया गया था डेटा केवल उसी समय पर ही लागू होगा, उसी ग्रुप पे लागू होगा, वो सब पे लागू नहीं हो पाएगा। विवरणात्मक पर सीमित, यानी क्या बताता है कि क्या हुआ, ठीक है ना, क्या हुआ सा मतलब इतनी जनसंख्या रही, इतनी साक्षरता रही, इतना अंतरराष्ट्रीय व्यापार रहा, ये बताता है। क्यों हुआ यह नहीं बताएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ गया, क्यों बढ़ गया ये नहीं बताएगा, क्यों कम हो गया ये भी नहीं बताएगा। पूर्वाग्रह का असर, बायस्ड होना, अगर डेटा संग्रह सही ना हो तो विश्लेषण भी गलत या भ्रामक हो जाएगा। यानी डेटा कलेक्शन के समय डेटा का जो सैंपल लिया था, यदि वो सैंपल ही हमने गलत ले लिया, गलत तरीके से उसको उठा लिया, तो जब सैंपल हमने गलत ले लिया, डेटा कलेक्ट गलत तरीके से कर लिया, तो क्या होगा, उसका जो वर्णन आएगा वर्णन भी गलत हो जाएगा। ये कब होगा, जब आपके दिमाग में कोई बायस्ड है, आप कि जानबूझ करके आपने डेटा कलेक्शन गलत कर लिया। कोई योजना हो सकती है, उस योजना में लाभार्थी कितने लोग लाभान्वित हुए, सपोज किसी गांव की संख्या 10,000 थी, तो 10,000 में से आपने जानबूझ करके क्या किया, 2,000 लोगों को चुन लिया, ऐसे 2,000 लोग जिनको लाभ मिल चुका था, तो आपने बोल दिया 100% गांव को लाभ मिल चुका है। डेटा की गुणवत्ता पर निर्भर क्या है, गलत या अधूरे आंकड़ों से भ्रामक निष्कर्ष निकल सकते हैं। यानी डेटा आपका जितना फिल्टर, जितना अच्छा आएगा, तो वर्णन भी उतना ही अच्छा रहेगा। यानी वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण पूरी तरीके से इस पर निर्भर करता है कि डेटा कलेक्शन आखिर किस तरीके से हुआ है। संदर्भ की कमी, यह केवल आंकड़े दिखाता है, लेकिन सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक संदर्भों को नहीं समझाता। यदि महिलाओं की साक्षरता गिर रही है, तो केवल ये बता देगा कि महिलाओं की साक्षरता दर गिर रही है, वो ये नहीं बता सकता कि इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक कारण क्या है कि महिलाओं की साक्षरता दर गिर रही है। केवल आंकड़े बताएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं बताएगा।
समझने में कभी कभी जटिल, देखिए कई बार ऐसा होता है कि टेबल और पाई चार्ट दोनों आजू बाजू दे दिए जाते हैं और पाई चार्ट जो रहता है वो टेबल के ऊपर बेस होता है, तो डेटा इतना जटिल हो जाता है। जैसे शेयर मार्केट के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का डेटा है, ये सब कैसे डेटा होते हैं, ये बड़े जटिल डेटा होते हैं। इनको समझना क्या हो जाता है, इतना सरल काम नहीं होता है, क्योंकि यदि आप ग्राफ भी समझ रहे हैं तो ग्राफ समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्स पर क्या है, वाई पे क्या है, किस तरीके का पैमाना लिया गया है, ये आपको पता होना आवश्यक है। तुलना में सीमित अलग अलग स्रोतों या तरीकों से आए हुए डेटा की तुलना हमेशा सटीक नहीं होती। देखिए डेटा बहुत सारे अलग अलग सोर्स से आता है, ठीक है, तो अलग अलग सोर्स से जो डेटा आएगा अलग अलग तरीके से आएगा, तो डेटा के आने का जो तरीका है उसकी मेथडोलॉजी यदि चेंज हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है, उससे इसकी तुलना बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। अमेरिका में डेटा कलेक्शन की टेक्निक अलग होती है, भारत में डेटा कलेक्शन की टेक्निक अलग है, दोनों की तुलना जब करते हैं तो कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है। निर्णय लेने में अधूरा आधार, केवल वर्णनात्मक आंकड़ों पर भरोसा करके मजबूत निर्णय नहीं लिया जा सकता, आगे अन्य प्रकार के विश्लेषण भी जरूरी होते हैं। यानी आप केवल और केवल वर्णनात्मक डेटा है और उसमें लिख रहा है कि मध्य प्रदेश में आर्थिक वृद्धि दर बहुत कम हो रही है या किसी और राज्य में कम हो रही है, तो आप उसके आधार पर, केवल उसके वर्णन के आधार पर बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं बना सकते। उसके लिए आपको और भी ज़्यादा सपोर्टिव चीज़ों की आवश्यकता पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये अधूरा आधार होता है, संपूर्ण तरीके से आप वर्णनात्मक डेटा के बेस पर निर्णय नहीं ले सकते। तो ये वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण का एक इंट्रोडक्शन था। वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण क्या होता है, परिभाषा है, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसका महत्व और उसकी कमियां, ये सब हमने इस लेक्चर में देख लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण के प्रकार क्या क्या हैं और उसके साधन या उपकरण आखिर क्या है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे। आप यदि कुछ और जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या जो यूट्यूब वीडियो है उसमें भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और क्या चीज़ें चाहिए हैं, कुछ और नए लेक्चर चाहिए हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।